गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 22 अप्रैल। हम देखेंगे इससे सारे रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को और अन्य फैक्ट को। तो इसी के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 1970 में हुई थी। और किनके द्वारा? तो इसकी स्थापना एक अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन, एक बार पुनः बोल रहा हूँ उनका नाम, जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में किए थे। इस बार जो है 2020 में 50वीं वर्षगांठ होगा, तो इसलिए काफ़ी अहम हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस बात को याद रखना है कि इस बार का थीम क्या है। वर्ल्ड जो अर्थ डे है इसका थीम है क्लाइमेट एक्शन। और यहाँ से आपको ये बात भी जानना है कि यह उद्देश्य क्या है, इसको मनाने का क्या पर्पस है। तो इसका पर्पस है, इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगों को जागरूक बनाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है उसको, और सारे अन्य जो पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ हैं उसको संरक्षण करके रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि घरों में क्वारंटाइन नागरिकों को प्रभावी निगरानी और वास्तव में वे घर पर ही रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आने वाले पुणे नगर ने कौन सा मोबाइल ऐप क्या किया है, तो उसको लॉन्च किया है। तो बताइए वह मोबाइल ऐप का नाम क्या है। तो उस मोबाइल ऐप का नाम है संयम। कौन सा मोबाइल ऐप है? संयम। संयम के बारे में थोड़ा और जानिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि घरों में क्वारंटाइन नागरिकों को, जितने भी लोग हैं अगर बाहर से आए थे पर उस समय ट्रैवल करके, तो उनको घरों में क्वारंटाइन किया गया था। यह जो एप्लीकेशन है इसमें जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, जीपीएस है, उससे ट्रैकिंग की जाती है, जिससे क्वारंटाइन नागरिकों को घर से बाहर निकलने की स्थिति में शहरी प्रशासन को तुरंत अलर्ट मिल जाता है एवं स्थानीय वार्ड एवं स्थानीय पुलिस को फिर इसके सूचना दी जाती है कि वे व्यक्ति हैं जो घर से बाहर निकले हैं, जो क्वारंटाइन है, कहीं अन्य को संक्रमित ना कर दें। जिसके बाद परिवार से संपर्क किया जाता है कि क्या वो जो मोबाइल से मैसेज आ रहा है वो व्यक्ति ही निकले हैं। तो ऐसा पूरा फिर यह प्रोसेस है, पता किया जाता है। सभी जितने भी व्यक्ति हैं संयम से जो एप्लीकेशन उनको डाउनलोड करना, जितने भी क्वारंटाइन में हैं उनको डाउनलोड करना इस ऐप को और इंस्टॉल करना मोबाइल में अनिवार्य कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है जिन्होंने करोड़ों भारतीयों के संवाद के लिए कोविड इंडिया सेवा का शुभारंभ किया है। तो ऐसा किनके द्वारा किया गया है? कौन है हमारे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री? तो हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये आपको यहाँ से याद रखना है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने करोड़ों भारतीयों के संवाद के लिए कोविड इंडिया सेवा पोर्टल को लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य वास्तविक समय में पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना और विशेष रूप से कोविड-19 महामारी जैसी मौजूदा संकटपूर्ण परिस्थितियों में बड़ी तेजी से नागरिकों के अनगिनत प्रश्नों का जवाब देना है। ये जितने भी प्रश्न हैं, आप चाहें तो जितने भी व्यक्ति हैं इस माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय से, और जितने भी वहाँ पे प्रशिक्षित विशेषज्ञ हैं वह तुरंत इसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। अगले प्रश्न की ओर देखिए। यहाँ पे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता की मृत्यु हो गई है। ये कौन थे? ये पहले फॉरेस्ट विभाग में भी रह चुके थे और समाज सेवी भी थे। तो इनका नाम बताइए। तो इनका नाम था आनंद सिंह बिष्ट। यही आप जहाँ पे देख रहे होंगे इमेज में, ये कौन है योगी आदित्यनाथ के साथ? तो यही है आनंद सिंह बिष्ट। हालांकि योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण के कारण व्यस्त होने के कारण अपने राज्य उत्तर प्रदेश में काफ़ी व्यस्त हैं, इसी कारण अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि भारतीय सिविल सेवा दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो उसे 21 अप्रैल को यानी कि कल मनाया गया था। तो डेट याद रखिएगा, 21 अप्रैल को। जो सिविल सेवक होते हैं, जितने भी अगर आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो सिविल सेवक जो होते हैं देश की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। अगर जनता, चलिए कोई भी जगह है वहाँ से विधायक, एमपी जितने भी चुन के जाते हैं, ये क्या करते हैं? तो ये जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के साथ प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, मिलकर प्रशासन चलाते हैं। साल 2006 में, ये डेट याद रखिएगा कब से इसे मनाने की व्यवस्था की गई है। तो साल 2006 से यह डे को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसे मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है 2006 में? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल
के दिन ही 1947 में एक अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया था और उन्होंने जितने भी सिविल सेवक हैं उनको एक नाम से पुकारा था। तो उन्हें क्या कहा था? तो उन्हें भारत का स्टील फ्रेम कहा था। अब आपको ये भी बात याद रखना है कि सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम किन्होंने कहा था? तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। इसीलिए यह तिथि महत्वपूर्ण हो गई और 21 अप्रैल को ऐसा मनाया गया। हाल ही में फेसबुक ने किस सुपर ऐप बनाने अर्थात किसके साथ सुपर ऐप बनाने के लिए भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? कौन सा भारतीय कंपनी है? सुपर ऐप के तहत जो फेसबुक में है अभी आप क्या देख सकते हैं, तो इसमें यहाँ पे चैटिंग की व्यवस्था है, वीडियो कॉलिंग है, अन्य है। लेकिन अगर सुपर ऐप लागू इसमें होगा तो वहाँ पे आप इससे अन्य कई कार्य कर सकते हैं, जैसे कि शॉपिंग कर सकते हैं, इसके अलावा बस बुकिंग, ट्रेन के अलावा ये सब सारे चीज़ कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यह किसके साथ किया गया है? तो रिलायंस के द्वारा यह किया गया है। दोनों साझा रूप से करेंगे। रिलायंस के बारे में तो आपको पता होगा। चलिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि रिलायंस का कब इसको गठित किया गया। जो रिलायंस फंड था तो इसे 1973 में, रिलायंस लिमिटेड जो कंपनी है, इसे 1973 में इसको फाउंड किया गया। और इसके जो फाउंडर थे वे कौन थे? तो धीरू भाई अंबानी। फाउंडर का आपको नाम याद रखना है, धीरू भाई अंबानी। और वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो मुकेश अंबानी हैं। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो कहा गया है कि हाल ही में किसके द्वारा सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना कार्यक्रम चलाया गया है? कौन सा मिशन अन्य कार्यक्रम? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मिशन अन्ना कार्यक्रम, तो यह भी रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। जो रिलायंस कंपनी है उसका एक फाउंडेशन है एजुकेशन पर्पस से, हेल्थ पर्पस से, जितने भी एजुकेशन केयर है, हेल्थ केयर है, वहाँ पे अपने पैसों को इन्वेस्ट करती है। तो कौन सा करती है? तो मिशन अन्ना के तहत अभी किया है। कौन? तो यहाँ पे देखिए रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन को पहले धीरू भाई अंबानी फाउंडेशन के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे क्या कर दिया गया? तो रिलायंस फाउंडेशन कर दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं नीता अंबानी, ये भी इस फाउंडेशन के क्या हैं? तो सदस्य हैं। तो याद रखिएगा अभी मेन फाउंडर भी यही हैं। पहले तो धीरू भाई अंबानी थे, लेकिन बाद में इसका जब से रिलायंस फाउंडेशन नाम परिवर्तित कर दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि नीता अंबानी और इनके जो पति हो गए मुकेश अंबानी, ये दोनों इसके फाउंडर हैं। किसके? तो रिलायंस फाउंडेशन के। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो कहा गया है कि किस राज्य में ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ हुआ? तो ऐसा ई संजीवनी ओपीडी, तो यह कहाँ हुआ? इमेज में आप देख सकते हैं, यह हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ई संजीवनी के अंतर्गत जितने भी पहले से पेशेंट थे, अभी तो पहले भी तो रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते थे, लेकिन अभी उनको लॉकडाउन के कारण काफ़ी मुश्किलों की सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए वीडियो चैटिंग के माध्यम से यह विकसित किया गया है, जिससे मरीज वीडियो चैटिंग के माध्यम से डॉक्टर से बात कर सकते हैं और अपनी शिकायत बता सकते हैं, अपने जो उनको बीमारी है बता सकते हैं, फिर ऑनलाइन उनको दवा अवेलेबल कराया जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कौन सा है? ई संजीवनी ओपीडी। अब चलिए हिमाचल प्रदेश है तो हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के मैप को। ये देखिए जूम करता हूँ इसको, ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। तो आप बताइए कि हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी शिमला है। अब चलिए इसके बॉर्डर को देख लेते हैं कहाँ कहाँ से टच कर रहा है। ऊपर में देखिए ये कौन सा हो गया? लद्दाख है। पहले ये जम्मू कश्मीर था, 2 भाग में टूट गया है। अब ये हो गया है आपका लद्दाख और इधर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे 2 से टच कर रहा है, फिर इधर आ जाइए तो ये आपका कौन हो गया? पंजाब हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे आते हैं तो ये हरियाणा हो गया, और हरियाणा के बाद नेक्स्ट आइए तो ये उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश हो गया और ये उत्तराखंड। तो इतने सारे यहाँ से आप याद रखिएगा। आपको यही याद रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश की सीमा है वह उत्तर प्रदेश से भी लग रही है। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि इससे लग रहा है, लेकिन यहीं से ही प्रश्न फंसाए जा सकते हैं। तो इसे याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से भी लग रही है। इसके अलावा देखिए इसकी एक इंटरनेशनल सीमा भी लग रही है इधर चाइना से। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में और जानिए। तो इसका जो गठन हुआ था, इसे स्टेट का दर्जा कब मिला था? तो 25 जनवरी 1971 को इसे क्या मिला था? तो स्टेट का दर्जा मिला था। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ के सीएम कौन है? बीजेपी से हैं जयराम ठाकुर। तो इतनी सारी फैक्ट आपको याद रखना है। हो सके तो आप पेपर लेकर बैठिए और उसे लिखने का प्रयास कीजिए अगर आपको याद नहीं है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है।
अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च किया है। अर्थात अगर आप वॉइस बैंकिंग सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो यह ICICI बैंक के द्वारा किया गया। ICICI बैंक ने कुछ दिन पहले आपको बताया गया था कि व्हाट्सएप बैंकिंग भी लागू किया था, जिसमें के अंतर्गत जो बैंक में जो नंबर पहले से दिया हुआ है सत्यापन के लिए, उसी नंबर से क्या होगा कि आप व्हाट्सएप करिए तो वहाँ पे सारे डिटेल आपको दिया जाएगा कि लास्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ था, कितना बैलेंस है और वगैरह सारे जानकारी दिया जाता। अब चलिए ICICI बैंक है, इसका मुख्यालय तो मुंबई में है, तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए ICI का इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं, तो ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि किसके द्वारा एक्टिविटी कोरोना थीम के साथ ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की गई है। तो ऐसा किसने किया है, ऐसा लद्दाख के द्वारा किया गया है। चलिए बताया गया अभी कि यह इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लद्दाख अभी ही केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर से अलग होकर। तो चलिए लद्दाख की पहले स्थिति को जान लेते हैं, यहाँ से अन्य बातें हैं उसको भी आपको याद अभी करवाऊंगा। तो सबसे पहले जानिए कि जो लद्दाख है उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला, तो उसे 31 अक्टूबर 2019 को, तो ये तिथि आपको याद रखना है, 31 अक्टूबर 2019 को इसे राज्य का दर्जा मिला। एवं इसके अलावा जम्मू कश्मीर को भी क्या मिला, राज्य का नहीं केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है। अब लद्दाख के देखिए यही है लद्दाख, इसकी स्थिति देख सकते हैं आप, ये जो रेड वाला है, तो इसका जो देखिए सीमा कहाँ कहाँ से टच करता है। तो इधर कौन सा हो गया, ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे चले आइए तो ये जम्मू कश्मीर। इधर वाला POK वाला रीजन हो गया पाक ऑक्युपाइड, और इधर हमारा जो कुछ रीजन है इसे चाइना ने ऑक्युपाई करके रखा है। तो लद्दाख के बारे में आपको जानना है कि यहाँ के उपराज्यपाल, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल होते हैं। तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन बने थे सबसे पहली बार, तो इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पहली बार बने हैं। तो राधा कृष्ण माथुर, आपको इनका जो उपराज्यपाल है वो याद रखना है, वो पहले हैं इसीलिए। तो कौन है, राधा कृष्ण माथुर। यहाँ पे 2 जिले हैं, देख सकते हैं यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है काफ़ी क्या कह सकते हैं कि एक समान नहीं है, इसीलिए यहाँ आबादी बहुत कम है, इसीलिए मात्र यहाँ 2 जिले देखने को मिल रहे हैं। चलिए उन 2 जिलों के बारे में भी जान लेते हैं, कौन कौन 2 जिला है। चलिए इसको देखिए थोड़ा जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे 2 जिले हैं, एक है लेह और दूसरा कारगिल। तो याद करना भी आसान है कि जो लद्दाख है उसमें कितने ज़िले हैं, तो मात्र 2 जिले, कौन कौन, लेह और कारगिल। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए इसमें और क्या सुधार की ज़रूरत है। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।